वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन पर हम लोग बात कर रहे हैं। मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू के आधार पर कंप्लीट सीरीज कवर करा रहे हैं। आज लेक्चर 13 है और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है छत्तीसगढ़ में सिंचाई संसाधन और परियोजनाएं। तो इसके कम से कम 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बेसिक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल के प्रश्नों को भी जानेंगे समझेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, कुआं, तालाब या नलकूप। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा कुछ बातें जो आपको स्पेसिफिक याद रखना है। पहली बात तो ये सिंचाई के क्रम में हम देखें, है ना, क्रम में तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रफल का जो क्रम है, पहला है नहर। ठीक है, नदियों से नहर जो है निकाली गई है बहुत सारे, और नहर के बाद नलकूप आता है। क्या? नलकूप। इसको याद कर लो, है ना। नहर के बाद नलकूप, नलकूप के बाद फिर आएगा तालाब, और तालाब के बाद आएगा कुएं। ठीक, तालाब के बाद आएंगे कुएं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या होगा? नहर के बाद नलकूप, नलकूप के बाद तालाब और तालाब के बाद कुआं। ठीक, छत्तीसगढ़ में अगर अभी हम देखें तो नहर से लगभग 50.96% जो सिंचाई है, इरिगेशन सिस्टम हम कहते हैं, इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई तंत्र, तो 50.96% नहर से, केनाल से, है ना, केनाल से सिंचाई होता है। नलकूप से, बोरवेल्स की अगर हम बात करें तो नलकूप या बोरवेल से लगभग 40.52% सिंचाई हो रहा है। और वहीं पौंड यानी तालाब की अगर हम बात करें तो 1.63% है। और कुएं की अगर हम बात करें तो कुएं में 0.87% सिंचाई हो रही है। कुल मिलाकर के 100% को हम इस तरह से नहर, नलकूप, तालाब और कुआं, केनाल, बोरवेल्स, पौंड एंड वेल, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछा जाए, इरिगेशन सिस्टम अगर पूछा जाए तो आप क्या नाम लेंगे? केनाल यानी नहर। राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? जलाशय या नहरें, नलकूप, तालाब या कुएं? तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ऑप्शन यहाँ पर और दिया है, आप लोग जानते हैं। पहला तो जलाशय या नहरें हैं ही, और 40.52% के स्तर पर नलकूप भी एक सुनिश्चित और उपयुक्त सिंचाई सोर्स माना गया है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों ही सही होंगे। बाकी तालाब और कुआं का प्रतिशत, तालाब का 1.63% और 0.87% कुएं का, तो इसे हम उतना उपयुक्त नहीं मानेंगे। जलाशय यानी नहरें और नलकूप 56.96% और 40.52% के साथ छत्तीसगढ़ में एक सुनिश्चित सिंचाई तंत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे अधिक, उसके बाद फिर कम, उसके बाद कम, ऐसा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 56.96% नहर, केनाल के बाद फिर बोरवेल्स 40.52%, पौंड, तालाब 1.63%, कुआं 0.87%। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शंस हैं रायपुर, धमतरी, जांजगीर और दुर्ग। सही उत्तर क्या होगा? जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में लगभग 2,44,200
292 हेक्टेयर। ठीक है, अगर कुल सिंचित क्षेत्र देखा जाए कहाँ, जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा में लगभग 2,44,292 हेक्टेयर के कुल एरिया को सिंचित क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र मिलता है। तो समस्त साधनों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र अगर पूछा जाए आपसे तो जांजगीर चांपा ही होगा। और सबसे न्यूनतम पूछा जाए, 0% अगर पूछा जाए तो दंतेवाड़ा जिला। सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो दंतेवाड़ा, ये है न्यूनतम, न्यूनतम। और सबसे अधिकतम पूछा जाए तो ये जांजगीर चांपा। ठीक है, अधिकतम। सबसे अधिकतम सिंचित जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। सबसे न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? सिंचाई को हम प्राथमिक क्षेत्र में ही लेकर के चलेंगे। प्राथमिक 3 क्षेत्र होते हैं, आप लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। प्राइमरी सेक्टर होता है, कृषि एवं प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हम बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर होता है, उद्योग या इंडस्ट्री इसे हम कहते हैं। और तीसरा है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, है ना। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम जो होता है, इरिगेशन सिस्टम जो होता है ना, ये कौन सा क्षेत्र में आएगा? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा छत्तीसगढ़ में अगर सबसे कम सिंचित वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन सा है? दंतेवाड़ा है। ठीक है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सबसे कम सिंचित जिला है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? पुनः वही प्रश्न पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दंतेवाड़ा ही होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना को शामिल किया गया है? देखिए, भारत सरकार द्वारा 99 सिंचाई योजना सम्मिलित हैं, जिसमें 99 में से 3 सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ किसकी बात है? इंडिया में। इंडिया में कुल कितनी सिंचाई योजनाओं को भारत सरकार ध्यान में रख करके चल रही है? 99 सिंचाई परियोजनाओं को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितनी योजनाएं हैं? मूल रूप से 3 योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं आप लोग माइंड में रखना, मैं आपको बता देता हूं। एक है केलो वृहद परियोजना, केलो वृहद परियोजना। ठीक है, दूसरा नाम याद रखना खारंग सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना। ठीक है, और तीसरा याद रखना मनियारी सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। नाम एकदम याद हो जाएगा। केलो नदी पर, खारंग सिंचाई परियोजना खारंग जलाशय पर, खारंग नदी पर। ठीक है, और मनियारी सिंचाई परियोजना मनियारी नदी पर। तो इन तीनों परियोजनाओं को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में इन तीनों परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इंडिया के संदर्भ में कुल कितनी परियोजनाएं हैं? 99 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में से छत्तीसगढ़ में कुल कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा केलो परियोजना, मनियारी परियोजना और खारंग परियोजना, 3 परियोजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? महानदी नहीं है, केलो सिंचाई परियोजना है, कोडार भी नहीं है, तांदुला भी नहीं है। 2 और कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है पूछा है। अब ठीक है, अभी तक है पूछा था, अब नहीं है। केलो परियोजना तो है, खारंग भी है,
मनियारी भी है, ये सूर्य नारायण परियोजना नहीं है। ठीक है, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? पुनः वही प्रश्न पूछा गया है। तो हम केलो सिंचाई परियोजना, खारंग और मनियारी को जानते हैं। ये सारा डी बैराज ये शामिल नहीं किया गया है। इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर है लगभग 5.76 लाख, लगभग 5.76 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का जो है विकास किया गया है। ठीक, और 2022-23 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता राज्य के गठन के समय 13.28 लाख था। वर्ष 2022-23 के दौरान 21.747 लाख हेक्टेयर है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर हम हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता की बात करें, सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़, तो सन 2000 के समय और 2022-23 के समय, ठीक है, अगर हम देखें तो सन 2000 में ये 13.28 लाख हेक्टेयर तक था। अब ये बढ़ करके 21.47 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसका मतलब क्या समझे, कितना का डिफरेंस जा रहा है? 8.19 लाख हेक्टेयर का हमें पॉजिटिव साइन दिखा है। हम 8.19 लाख हेक्टेयर ज़्यादा इजाफा हुआ है सिंचाई तंत्र में, है ना। तो 2000 यानी कि राज्य गठन के समय और 2022-23 वर्तमान स्थिति में हम देखें 8.19 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। 21.47 लाख हेक्टेयर आज सिंचाई क्षेत्र शामिल हो चुका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोत द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं 12%, 16% और 15%। तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि 2022-23 के कंडीशन में हम देखें तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सिंचाई के समस्त स्रोतों से लगभग 38.75% भूमि सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध है। ठीक है, प्रतिशत भूमि सिंचाई के लिए उपलब्ध, सिंचाई के लिए उपलब्ध है। ठीक है, नोट कर लो, ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। और 38.75% कुल छत्तीसगढ़ में सिंचाई स्रोतों के आधार पर भूमि उपलब्ध है सिंचाई सुविधा के लिए। कितना? 38.75%। मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या रहा था? तो मार्च 2020 के कंडीशन में हम देखें तो लगभग 38.2%, और अभी 2022-23 के अकॉर्डिंग देखें 2022-23 में ये कुछ परसेंट बढ़ करके ये कितना हो गया है? 38.75% हो गया है। कितना? 38.75%। याद रहेगा। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब परियोजनाओं पर कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं महानदी, हसदो, इंद्रावती और रिहंद। सही उत्तर क्या होगा? हसदो नदी होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कोरबा जिला आपको कहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए कोरबा जिला, ये आपको कोरबा जिला नजर आ रहा है। ठीक है, कोरबा जिला में ही ये हसदो नदी है। हसदो नदी पर मिनी माता बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह कोरबा जिले के कटघोरा के निकट एतमा तहसील
में स्थित है। यह परियोजना हसदेव नदी पर निर्मित है। इसका नामकरण छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है छत्तीसगढ़ की, स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, स्थापना लिख देते हैं हम। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और अंतिम निर्माण इसकी अगर हम बात करें, स्थापना 1967 में, और इसकी कुल ऊंचाई अगर पूछा जाए, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। ठीक, ऊंचाई लगभग कितना है? 87 मीटर है। अभी 2007-8 की कंडीशन में लगभग 4,20,580 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है, क्षेत्र को, है ना। सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा जिला को सिंचित करती है, उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद कोरबा क्षेत्र आप कह सकते हो। ठीक, यहां पर एक 120 मेगावाट का 120 मेगावाट, जिसमें 40 मेगावाट के 3 टरबाइन लगे हुए हैं, पनबिजली संयंत्र लगे हुए हैं। तो 40 मेगावाट के 3 संयंत्र लगे हैं, जिसमें 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी इस मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना में की जा रही है। ठीक है, बिजली उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हसदेव बांगो डैम किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है, आप सबको पता चल गया। छत्तीसगढ़ की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हम छत्तीसगढ़ हसदेव बांगो परियोजना को मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। मिनी माता हसदेव बांध परियोजना, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में मिनी माता ही हो गया इसका तो उत्तर, बार बार उसी प्रश्न को नहीं देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज है? अब हसदेव बैराज कहाँ होगा? सरल प्रश्न है। हसदेव बैराज जो है डेफिनेटली कोरबा में होगा, ये कोरबा जिला, यहाँ पर हसदेव बैराज है। हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? कौन से वर्ष में पूरी की गई थी इसको? 2011 में, और कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन करके इसको कंप्लीट किया गया है ना। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे? लगभग 4,20,580 हेक्टेयर इसकी कुल सिंचाई क्षमता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचा बांध लगभग 87 मीटर का सबसे ऊंचा बांध क्या है? हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो हसदेव परियोजना या मिनी माता हसदेव बांग परियोजना। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रवि शंकर सागर परियोजना स्थित है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव और इंद्रावती। सही उत्तर क्या होगा? महानदी। आप चले जाइए धमतरी जिला। धमतरी जिला में हम देखें रवि शंकर सागर परियोजना, रवि शंकर सागर परियोजना, इसे ही हम गंगरेल बांध भी कहते हैं। ठीक है, गंगरेल बांध। तो गंगरेल बांध परियोजना, रविशंकर सागर परियोजना महानदी में धमतरी जिला में 1978 में इस परियोजना को निर्माण किया गया था, बनाया गया था। यह महानदी परियोजना समूह का सबसे बड़ा बांध है। इसमें भी 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। ये 2.4 मेगावाट के इसमें 4 यूनिट लगे हुए हैं। ठीक है, 2.4 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हैं। टोटल 10 मेगावाट का यहाँ विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। पानी की क्षमता के आधार पर यहाँ विद्युत उत्पादन भी 10 मेगावाट का किया जा रहा है। सर्वाधिक हमने देखा
कहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है? तो हसदेव बांगो बांध में। कितना यूनिट आप लोग कमेंट में बताइए, कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। इस राज्य में रविशंकर बांध से कौन सी नदी या नदियां बहती हैं? निश्चित रूप से ये धमतरी जिला है। धमतरी जिला में महानदी का उद्गम स्थल भी है। गंगरेल बांध परियोजना या रविशंकर बांध के संदर्भ में देखें 1978 में महानदी ही बहती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध को बनाया गया है? पुनः पूछा गया है, आप लोग आंसर करेंगे धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय है? तो धमतरी जिला होगा और महानदी होगा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? भाई छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अपना गंगरेल बांध। अब गंगरेल बांध को ही तो हम क्या कहते हैं? धमतरी जिला में है गंगरेल बांध महानदी पर। गंगरेल बांध को ही हम रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे लंबा बांध कौन सा है? गंगरेल बांध। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण में आपको आंसर करना है। कथन कह रहा है कि महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है, तो निर्मित किया गया है, ठीक बात है। कथन सही है, कारण भी सही है। कथन सही है और इसको भी अगर हम कथन बनाए सही है, लेकिन महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, इसका कारण क्या है? रविशंकर सागर जलाशय है, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है, लेकिन कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है, ये कहना 100% सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जरूरी नहीं है कि एक महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय ही है इस नाम से छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण परियोजना है। ये एक अंश है, इसका होना एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके नाम से ही रविशंकर जलाशय के नाम से ही महानदी बांध परियोजना महत्वपूर्ण सिंचाई इरिगेशन सिस्टम है, ये कहना जो है यथार्थ सत्य नहीं होगा, एकदम 100% सत्य नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न है बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय किस जिले में स्थित है? देखिए, बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय दोनों यहां आपको सरगुजा दिख रहा होगा, तो सरगुजा जिले में है। ठीक है, अब देखें बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय, तो बांकी नदी पर बांकी नदी पर, ठीक है, बांकी नदी पर क्या है? बांकी जलाशय है। और चुल्हट नाला पर कौन सा जलाशय है? कुंवरपुर। सॉरी, चुल्हट नाला पर कौन सा जलाशय है? कुंवरपुर जलाशय, याद रहेगा। चलो, तो दोनों कहाँ हैं? सरगुजा में, सरगुजा। क्लियर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्याम घुनघुट्टा जलाशय एवं बरनई जलाशय, श्याम घुनघुट्टा और बरनई जलाशय किस जिले में है? इसका भी सही उत्तर क्या होगा? सरगुजा जिला। अब देखो, सरगुजा जिले में बहुत सारे जलाशय हैं, आप लोग ध्यान में रखना। बांकी जलाशय, घुनघुट्टा जलाशय, ठीक है, श्याम घुनघुट्टा बोलते हैं इसको, श्याम घुनघुट्टा जलाशय, बरनई जलाशय के अलावा है महान जलाशय। क्या? महान जलाशय। तो ये बहुत सारे जलाशय हैं जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हैं। बांकी नदी पर बांकी जलाशय और श्याम घुनघुट्टा जलाशय जो है घुनघुट्टा नदी पर, बरनई जलाशय बरनई नाला पर, महान जलाशय महान नदी पर। और वहीं अगर हम बात करें कुंवरपुर जलाशय का, कुंवरपुर भी हम लोगों ने देखा है, कुंवरपुर जलाशय, तो इसे हमने कौन सी नदी पर देखा है? चुल्हट नाला में। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्रमुख जलाशय
सरगुजा में देखे हैं। अगला प्रश्न है, खूंटा घाट बांध किस नदी पर है? आप लोग जानते हैं खारंग जलाशय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना। खारंग जलाशय या संजय गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना अगर पूछा जाए कौन से जिले में है तो ये बिलासपुर जिला, याद रखना। कौन सा जिला? बिलासपुर जिले में संजय गांधी परियोजना, इसे ही हम खारंग परियोजना या खूंटा घाट बांध भी कह देते हैं। क्लियर? कौन सी नदी पर है? तो खारंग नदी। खारंग किसकी सहायक नदी है? अरपा की। मनियारी जलाशय किस नदी? अच्छा, मनियारी जलाशय तो मनियारी नदी में होगा, और किस जिले में है पूछा है, तो जिला पूछेगा तो ये आप चले जाना मुंगेली। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। तो मुंगेली जिले में मनियारी जलाशय है। कौन सी नदी पर? तो मनियारी नदी, मनियारी रिवर पर। ठीक, मनियारी रिवर, मनियारी नदी पर मनियारी जलाशय है। कहां? मुंगेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरपा भैंसाझार परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में स्थित है? अरपा भैंसाझार परियोजना अब अरपा से संबंधित है तो बिलासपुर जिला ही आप लोग ध्यान में रखना। अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर है। इसकी कुल सिंचाई क्षेत्र अगर हम देखें या क्षमता देखें तो 25,000 हेक्टेयर है। इस परियोजना से कोटा, बिल्हा, तखतपुर विकासखंड को लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में स्थित है? केलो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की लाइफलाइन कही जाती है। कौन सी नदी को? केलो नदी को। तो केलो परियोजना रायगढ़ जिले में है। ठीक है, इसकी कुल सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर किसकी? केलो परियोजना की। केलो नदी पर है। ठीक, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिला दोनों केलो परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई की सुविधा मिल रही है? तो रायगढ़ जिला को और जांजगीर चांपा जिला को। रायगढ़ जिला, अपशक्ति जिला और जांजगीर चांपा जिला, ये 3 जिले आप ले सकते हो। ठीक, कौन कौन सा? रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा। एक और जोड़ दीजिए इसमें, शक्ति। चाकेर बांध, चाकेर बांध कहां स्थित है बताइए? आप चले जाओ कबीर धाम। ठीक है, कहां है ये? कबीर धाम आप चले गए तो कबीर धाम में, ठीक है, कहां? कबीर धाम में चाकेर बांध स्थित है। कबीर धाम में चाकेर बांध स्थित है। साराडी बैराज किस नदी पर स्थित है भाई? तो साराडी बैराज जो है महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। और देखिए कलमा बांध किस नदी पर स्थित है? कलमा बांध भी महानदी पर ही स्थित है। कलमा बांध भी महानदी पर ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? तो रुद्री बैराज को हम सबसे पुराना मानते हैं। रुद्री नहर 1927, ठीक है, इसको पुनरुद्धार किया गया 1993 में, इसको और विस्तारित किया गया रुद्री बैराज का निर्माण करके। इससे भी पहले इसमें रुद्री पिकअप वियर का निर्माण किया गया था। कब? 1915 में। 1915 फिर 1927 और रुद्री बैराज के रूप में इसको विस्तारित किया गया 1993 में। तो सबसे पुराना बांध अगर आपसे पूछा जाए तो रुद्री बैराज है, जिला धमतरी। ये आपका धमतरी है। ठीक है, धमतरी। तो धमतरी जिला में सबसे पुराना बैराज अगर आपसे पूछा जाए तो रुद्री बैराज है। क्लियर? सीकासार बांध किस नदी पर हुआ है? सीकासार का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सोंडूर, महानदी, हसदो और पैरी। सही उत्तर क्या है इसका? सीकासार
बांध का, तो पैरी नदी। अब देखो आप चले जाओ गरियाबंद, गरियाबंद कहाँ चले गए, ये गरियाबंद, ठीक है। तो गरियाबंद जिले में 1972 से 1995 तक इस परियोजना को निर्माण किया गया था, निर्माणाधीन था। 1972 से 1995 के मध्य इसको निर्माण किया गया। यह गरियाबंद जिले के पैरी नदी, कौन सी नदी, गरियाबंद जिले के पैरी नदी में स्थित है। इस पर 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है, ठीक। इस परियोजना में गरियाबंद और धमतरी जिला दोनों लाभान्वित होते हैं। एक तो गरियाबंद हो गया और ये धमतरी, तो दोनों जिलों को याद रखिएगा, गरियाबंद से धमतरी जिला, ठीक। सीकासार बांध याद होगा, सीकासार बांध अगर पूछा जाए तो गरियाबंद में कौन सी नदी, पैरी नदी पर है। 7 मेगावाट का इसमें विद्युत उत्पादन होता है। 1972 से 1995 में इसका निर्माण किया गया। पैरी नदी पर सीकासार बांध, गरियाबंद लाभान्वित जिले हैं, गरियाबंद से धमतरी। मुरुमसिल्ली बांध किस नदी पर स्थित है, तो मुरुमसिल्ली बांध जो है सिलियारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, सिलियारी। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है, मुरुमसिल्ली डैम। क्या है इसका सही उत्तर, मुरुमसिल्ली डैम। मुरुमसिल्ली या माडुमसिल्ली बांध किस जिले में है, अगर आप पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, धमतरी जिले में, मुरुमसिल्ली या मुरुमसिल्ली बांध। और ये कैसा बांध है भाई, मिट्टी से भरा तटबंध, मिट्टी से इसके तट को बांधा गया है। तो मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से बांधा गया जो तट वाला बांध है वह कौन सा है, मुडुमसिल्ली या माडुमसिल्ली बांध, धमतरी जिला। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज बांध है, तो ये मुडुमसिल्ली बांध ही है। कौन से जिले में है, तो धमतरी जिले में। कौन सा जिला, धमतरी जिला, ठीक। कोडार सिंचाई परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो कोडार सिंचाई परियोजना आप चले जाओ, ये महासमुंद जिला, ये क्या है, महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिले में कोडार नदी पर, नदी भी अगर पूछा जाए तो कोडार नदी पर महासमुंद में कोडार सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना कौवाझार नामक स्थल पर निर्मित है। स्थल पूछा जाए आपसे, स्थल, तो स्थल कौन सा है, कौवाझार। ठीक है, कौवाझार नामक स्थल पर महासमुंद में कोडार नदी पर कोडार सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। इसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, वीर नारायण सिंह परियोजना। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी प्रश्न पूछा जाए इससे संबंधित आसानी से बता दोगे। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ है, कोडार नदी पर। कोडार नदी में कौन सा जिला, तो महासमुंद जिला, ठीक है। कौन सा स्थल है, कौवाझार स्थल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसे ही हम कोडार परियोजना भी कहते हैं। कोडार नदी पर कोडार परियोजना, कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो महासमुंद जिला। पेंड्रा वन बांध किस वर्ष निर्मित हुआ था, पेंड्रा वन बांध 1909 में, कब, 1909 में निर्मित हुआ था। यह महानदी बांध पर है, महानदी बांध महानदी पर स्थित है, आप कह सकते हो महानदी पर स्थित है। इसका नाम पंडित लखनलाल मिश्र परियोजना है। पेंड्रा वन बांध को ही हम पंडित लखनलाल मिश्र
लखनलाल मिश्र परियोजना कहते हैं। याद रहेगा, पंडित लखनलाल मिश्र परियोजना ही बस पूछ सकता है। कौन से नदी पर है पूछा जा सकता है, तो कौन सी नदी होगी? महानदी होगी। कब निर्मित किया गया था? 1909 में निर्मित किया गया था। इसे अब हम किस नाम से पुकारते हैं? पेंड्रा वन बांध के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। ये जो सिंचाई इरिगेशन सिस्टम है, इसका हमने पार्ट 1 देखा है। अभी पार्ट 2 भी हम जल्द लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और शेयर भी कर दीजिए। www.iastutorial.in पर जाकर के अभी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज CGPSC और CG व्यापम से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है वो प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान का स्पेशल कोर्स हमने तैयार किया है, जो कि हमारे IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करने पर कुछ कूपन कोड भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और कूपन कोड के माध्यम से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।